हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे ट्यूटोरियल्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का, जो कि है चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनेमिक्स एंड रिजर्विंग वाटर बैंक्रप्सी इन इंडिया। चलिए देखते हैं। चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनेमिक्स, जो अभी जो ग्लोबल पावर है, ठीक है, यूएसए जो ग्लोबल पावर है, ये अब चेंज हो रहा है, दूसरा ग्लोबल पावर इमर्ज हो रहा है। यूएस ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसके दौरान बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं, जिसमें ग्लोबल पावर जो ग्लोबल इम्पैक्ट है, बहुत हद तक क्या इम्पैक्ट हुआ है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें, जो आर्टिकल में दिया गया जो 1945 से, ठीक है, जो यूनाइटेड एंड वेस्टर्न यूरोप है, ये पूरे ग्लोबल अफेयर पे डोमिनेंस कर रहा था, ठीक है। लेकिन जिसमें इनका जो इन्फ्लुएंस था मिलिट्री स्ट्रेंथ के बेस पे, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप थे और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पावर, दोनों यूनाइटेड स्टेट और वेस्टर्न यूरोप्स दोनों मिलके पूरे वर्ल्ड अफेयर को डोमिनेट करते थे। मिलिट्री स्ट्रेंथ को लेकर टेक्नोलॉजिकल लीडर थे और इकोनॉमिक और फाइनेंशियली इन्फ्लुएंस करते थे पूरे वर्ल्ड को, ठीक है। In recent years, this dominance has changed, ठीक है, by the rise of the China and other emerging power। ये जो डोमिनेंस है यूनाइटेड स्टेट और वेस्टर्न यूरोप का, धीरे धीरे कम हो रहा है रिसेंट ईयर्स में। और जो चाइना और कुछ अदर इमर्जिंग पावर्स है, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो यूएस का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, आखिरकार ये डिक्लाइनिंग हो रहा है, ठीक है। आखिर क्यों? क्योंकि जो चाइना इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी ग्रोथ बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण ये ग्लोब को इन्फ्लुएंस कर रहा है पूरी दुनिया को। यूएस फेस ग्रोइंग स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चरल चैलेंजेस। यूएस जो है स्ट्रेटजी, उसका जो स्ट्रेटजी है और जो स्ट्रक्चर था, वो सब चेंज हो रहा है, वो चैलेंज हो रहा है, ठीक है, फेस कर रहा है, कुछ मुसीबतें हैं। यूएस ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस राइज हुए हैं अमेरिका को लेकर, जैसे कि अमेरिका की जो एबिलिटी है, जो ग्लोबल लीडरशिप मेंटेन रखने की, ये क्वेश्चंस अराइज हुआ कि कैसा अमेरिका कर रहा है, क्या ये पीस करवा रहा है, या ग्लोबल लीडर का काम क्या रहता है, मेंटेन करना, पूरे वर्ल्ड को संभालना, ठीक है, शांति बनाए रखना। लेकिन यूएस ईरान के कन्फ्लिक्ट के दौरान बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस राइज हुए हैं, जो यूएस के एबिलिटी पर शक, मतलब क्वेश्चंस उठाया जा रहा है। अब बात करते हैं जो ईरान रेजिलियंस मतलब जो ईरान का जो लचीलापन है। रेजिलियंस मतलब लचीलापन, कभी इधर कभी इधर, ठीक है, कभी वार करना कभी मान जाना, ये होता है रेजिलियंस, ठीक है। जो ईरान बार बार रेजिलियंस दिखाता है, जैसे कि ईरान इराक वार जो 1980 और 1988 के बीच में हुआ था, इसमें बहुत लंबे समय तक, लगभग 8 साल तक ये वार हुआ था, जिसमें ईरान ने रेजिलियंस दिखाया, ठीक है। Iranians leadership believes endurance is a key strength। endurance है मतलब क्षमता, मतलब ये बहुत ही स्ट्रेंथ समझते थे वो, बस माफ करना, छोड़ देना। जो कन्फ्लिक्ट स्ट्रेंथन नेशनलिस्ट फीलिंग विद इन द ईरान। कन्फ्लिक्ट है, ये क्या करता है ईरान में, तो नेशनलिस्ट फीलिंग को मजबूत करता है, ठीक है। नेशनलिटी, नेशन ही सर्वोच्च है, इसको अपलिफ्ट करता है, स्ट्रेंथन करता है अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो। अब बात करते हैं यूएस ईरान जो एग्रीमेंट जून 2026 में हुआ है, इसमें कुछ मेजर फीचर्स है, जैसे कि सीज फायर को लेके एग्रीमेंट हुई है यूएस और ईरान के बीच में। उसके बाद जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, इसको री ओपन करने की बात की गई है। और थोड़ा सा सैंक्शन जो लगाया गया था अमेरिका के द्वारा ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट पर, उसको थोड़ा सा ईज कर दिया गया, मतलब लीव किया गया, राहत दिया गया है। और ईरानियन जो रिकंस्ट्रक्शन है, उसको प्लान करने की मंजूरी दी गई है। ईरानियन प्लेज नॉट टू द डेवलप न्यूक्लियर वेपन। ईरान का जो है प्लीज किया गया है, ठीक है, कि वो क्या करे, न्यूक्लियर वेपन्स का डेवलपमेंट ना करे, ठीक है।
न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस बिकम अ मेजर पॉइंट ऑफ द डिस्कशन। दोनों बीच का जो विवाद था वो न्यूक्लियर इंस्पेक्शन है, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन का डेवलपमेंट है। इसी के कारण जो कन्फ्लिक्ट है ईरान यूएस के बीच में वो राइज हुआ था। अब बात करते हैं एग्रीमेंट की जो सिग्निफिकेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, अगर ये क्यों इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री एस्केलेशंस प्रिवेंट हुआ है, ठीक है, प्रिवेंट फर्दर मिलिट्री एस्केलेशंस। अब लड़ाई झगड़ा बंद होगा, ठीक है। और जो ऑयल ट्रेड है थ्रू आउट क्रिटिकल शिपिंग रूट्स, उसको अब रास्ते पे ला रहा है, जैसा कि पहले है उसको पुनः अपने व्यवस्थित रिस्टोर किया जा रहा है, ठीक है। और डिबेट है, ठीक है, डिबेट जो वेदर यूएस मेड सिग्निफिकेंट कंसेंसस कि बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ठीक है, इसके बारे में रेगुलेमेंट की गई है। जो डिफरेंट कंट्रीज है और एनालिटिक्स है उसके द्वारा बहुत अलग अलग तरह के व्यू देखने को मिले हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। इजराइल ईरान के जो इम्पोर्टेंट है, यूएसए ईरान है, यूएसए इसराइल का रिलेशन, इस सभी के बारे में डिफरेंट कंट्री और एनालिस्ट का डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं यूएसए और इजराइल का जो रिलेशन था, इसके कारण जो इम्पैक्ट हुआ था क्या था। differences emerged between the US and Israel strategic goals। यूएस और इजराइल का जो स्ट्रेटेजिक गोल है उन दोनों में बहुत अंतर देखने को मिला है। अंतर डेवलप हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, फासले हो रहे हैं, दोनों के थॉट्स डिफरेंट हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। इजराइल रीजन सिक्योरिटी कंसर्न रिमेन हाई। जो ईरान इजराइल का रीजनल जो सिक्योरिटी है अभी भी कंसर्निंग है, चिंतित है, ठीक है। एग्रीमेंट में रिशेप फ्यूचर अलायंसेस इन द वेस्टर्न एशिया। जो एग्रीमेंट है, ठीक है, फ्यूचर में फ्यूचर का जो अलाइनमेंट अलायंसेस है, मित्रता है, संबंधे हैं वेस्टर्न एशियन, उसको रिशेप करने का कोशिश करेगा, ठीक है, कर सकता है। अब बात करें रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के, तो जो पॉसिबिलिटी आउटकम्स है इस आर्टिकल में, आर्टिकल जरूर पढ़िएगा। पढ़ने के बाद जो मेन पॉइंट है ये सब इसमें उल्लेखित किया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं। पॉसिबिलिटी जो आउटकम है, इंक्रीज इन्फ्लुएंस ऑफ हैंडलिंग ग्रुप इन ईरान, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर रोल्स ऑफ इस्लामिक रिवॉल्यूशन ग्रुप्स कॉर्प्स, इसमें बहुत बड़ा रोल्स देखने को मिला। Risks of the renewable tension among Iran, Israel and Arab nations। ये तीन चार जो कंट्रीज है, ये अरब नेशंस है, उसके बाद ईरान इजराइल है, इन सभी के बीच में एक नया टेंशन रिस्क देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो पोटेंशियल है सेक्टेरियन में वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, शिया सुन्नी टेंशंस इंक्रीज हो रहा है। ग्लोबल इम्प्लीकेशन की बात करें तो ग्लोबल पर जो वर्ल्ड पर जो इफेक्ट पड़ा है, ग्लोबल एनर्जी मार्केट सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ा है एनर्जी मार्केट पर, इसमें अनसर्टेनिटी आ गई थी, अभी भी है। क्वेश्चंस अबाउट फ्यूचर यूएस इन्फ्लुएंस इस वेस्ट एशिया। इस दौरान कन्फ्लिक्ट के दौरान जो ये क्वेश्चंस उठाए जाने लगे कि यूएस का जो इन्फ्लुएंस है वेस्ट एशिया में, क्या फ्यूचर में ऐसा ही रहेगा कि बहुत ही गिर जाएगा। गल्फ नेशन में रिकंस्ट्रक्ट देयर सिक्योरिटी पार्टनर्स। जो गल्फ कंट्री है, नेशंस है, जितने गल्फ कंट्री है, ईरान इजराइल ये सब है, यूएई, जितनी भी गल्फ कंट्रीज है, सबका जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप है रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ रिडक्शन यूएस मिलिट्री प्रेजेंस इन द रीजन्स। और जो इसके इम्प्लीकेशन के लिए यूएस का जो मिलिट्री प्रेजेंस है इस सभी एरिया में, गल्फ नेशंस में, उसमें रिडक्शन देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं जो इस सभी के कारण रिस्क ऑफ एक्सट्रीमिस्ट कंसर्न, सिक्योरिटी कंसर्न।
जैसे कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी में इंक्रीज क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी नेशन में अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है तो एक दूसरा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाता है एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, विरोध करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। टेररिस्ट ग्रुप इंक्रीज हो सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उस कंट्री को, ठीक है। इंटरनेशनल कॉपरेशन रिमेन इसेंशियल फॉर द रीजनल सिक्योरिटी। इंटरनेशनल जो कॉरपोरेशन है अभी भी रीजनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है, इसेंशियल है, ठीक है। कंक्लूजन की बात करें तो इस आर्टिकल में यही देखने को मिला कि जो ग्लोबल पावर है ये अब मोर मल्टीपोलर बन रहा है। मतलब मल्टीपोलर मतलब बहुत सारे देश अब ग्लोबल पावर में इमर्ज हो रहे हैं। सभी का पावर अपना अपना अलग अलग हो रहा है, एक पावर नहीं होगा, एक से ज़्यादा पावर होगा। ईरान यूएस का जो एग्रीमेंट है ये दर्शाता है कि जो डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट होता है, डिप्लोमेटिक जो डेवलपमेंट है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो फ्यूचर वे ऑफ वेस्ट एशिया डिपेंड करता है रीजनल कॉपरेशन पर, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन पर और स्टेबल सिक्योरिटी अरेंजमेंट। इन तीन पर जो फ्यूचर वेस्ट एशिया का जो फ्यूचर है डिपेंड करता है। जो लॉन्ग टर्म ग्लोबल स्टेबिलिटी है इसमें पीसफुल और कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन सबसे रिक्वायर्ड चीज है, ठीक है। जब लंबे समय तक स्टेबिलिटी ग्लोबल में रहे इसके लिए शांतिपूर्वक कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना यही रिक्वायरमेंट है अभी का ग्लोबल स्टेबिलिटी को लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए। अब बात करते हैं दूसरा मेन इम्पोर्टेंट आर्टिकल दैट इज रिजर्विंग वाटर बैंकरप्टी इन इंडिया। जो वाटर की खपत है, वाटर की जो स्कार्सिटी है, इसको कैसे टैकल किया जाए, कैसे वाटर रिजर्व किया जाए और कैसे इस चैलेंजेस से डील किया जाए, ठीक है। चलिए आखिरकार ये वाटर क्राइसिस क्या है इस आर्टिकल में बताया गया। जो इंडिया का जो वाटर है वो क्राइसिस में, मतलब बहुत ही खत्म होने के कारण है। वाटर दैट इज फ्रेश वाटर फॉर अ ड्रिंकिंग, ठीक है। इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग वन ऑफ इट्स वर्स्ट वाटर क्राइसिस। जैसे कि ऑयल क्राइसिस हो गया था, कमी हो गई थी ऑयल की, उसी तरह वाटर की भी कमी देखने को मिल रही है इंडिया में मेजर कंट्री में। जैसे कि बेंगलोर, दिल्ली, मैसूरी एंड चेन्नई, बड़े बड़े शहरों में पानी की कमी देखने को मिल रही है, जिसका कारण क्या हो सकता है, क्लाइमेट चेंज, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, पुअर वाटर मैनेजमेंट। ये सब क्या करते हैं, इस वाटर को, वाटर स्कार्सिटी को, वाटर क्राइसिस को, इस प्रॉब्लम को और बद से बदतर वर्सन कर देता है। वाटर सिक्योरिटी इज बिकम इसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ह्यूमन सर्वाइवल। वाटर ही है जो मेन आधार है पूरे इकोनॉमी का, इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ह्यूमन सर्वाइवल। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है ह्यूमन सर्वाइवल। वाटर की कमी के कारण ह्यूमन सर्वाइवल इफेक्ट हो सकता है। ह्यूमन सर्वाइवल इफेक्ट होगा तो एग्रीकल्चर भी वाटर पे ही डिपेंडेंट करता है, ठीक है। इंडस्ट्री भी, ज़्यादातर इंडस्ट्रियाँ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलती है, ठीक है। जो की फैक्टर है, इंडिया हैज ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। पूरे वर्ल्ड का 4% ही इंडिया में फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है, जो कि पूरे वर्ल्ड के 18% पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है, उसके लिए आवश्यक है, ठीक है। इतना ही है हमारे इंडिया में, जो कि 18% ग्लोबल पॉपुलेशन को फ्रेश वाटर की आवश्यकता पूरी की जाती है 4% फ्रेश वाटर से। अब बात करते हैं जो इंडिया में करंट वाटर जो स्ट्रेस है इसके बारे में। जो जून का जो रिकॉर्ड डाटा है, मानसून रेनफॉल डिफिसिट ओवर 40%। 40% मानसून का जो रेनफॉल है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है, 40%। जिसमें दिल्ली रिसीव ओनली 70% ऑफ इट्स डेली वाटर डिमांडेड। जो दिल्ली का जो अब बेसिक डिमांडेड है, वाटर डिमांडेड है, उसका केवल 70% ही वो रिसीव कर पाया है इस दौरान।
लगभग 1250 गैलन पर डे, इतना डिमांड है इंडिया की इकोनॉमी के लिए, ठीक है। उसका 70% ही पूर्ति किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी CEC, काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट वाटर, जो 11 है, 15 मेजर रिवर बेसिन में से 11 है वाटर क्राइसिस, वाटर स्ट्रेसिस, अंडर वाटर स्ट्रेसिस, मतलब उसमें वाटर की कमी देखने को मिल रही है। एनुअली जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो 1700 क्यूबिक मीटर पर पर्सन से भी कम हो गया है, ठीक है। जो रिवर बेसिन है जैसे कृष्णा, कावेरी, माही, तापी, ये तीनों चारों जो रिवर्स है, इसमें ज्यादा से ज्यादा वाटर क्राइसिस स्कार्सिटी देखने को मिली है। 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन थ्रेश होल्ड वाटर स्कार्सिटी क्रॉस कर चुकी है। अब बात करते हैं ग्लोबल वाटर क्राइसिस की। जो यूएन का जो रिपोर्ट है वाटर बैंक्रप्सी पे, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड द हेल्थ warns that many rivers no longer reach the sea। अधिकतर जो रिवर्स है वो समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती, बीच में ही सूख जाती है। ग्राउंड वाटर एक्वाफायर इज बीइंग ओवर एक्सट्रैक्टेड। जो ग्राउंड वाटर है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ज़मीन के अंदर जो वाटर है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा निकाली जाती है, उसका पानी यूज किया जाता है। रिवर आर हैवली पॉल्यूटेड, और रिवर्स भी बहुत पॉल्यूट हो चुकी है। Nearly 75% of the world's population lives in the water insecurity countries। पूरे वर्ल्ड का सब 75% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहते हैं, जहाँ पर वाटर पानी की कमी है, ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ वाटर की अत्यधिक कमी हो गई है। Around 4 billion people experiences several water scarcity for at least 1 month every year। लगभग पूरे वर्ल्ड का 4 मिलियन पीपल्स वाटर स्कार्सिटी महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करता है लगभग 1 मंथ, एवरी ईयर में 1 मंथ क्या करता है वो कमी महसूस करता है। अब बात करते हैं वाटर इंडिया में जो है वाटर की कमी आखिर क्यों है, किस कारणवश है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेजर रीजंस है, सबसे पहला है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जैसे कि इरेगुलर रेनफॉल, अभी तो जितना पानी बारिश होना चाहिए वो तो हो रही नहीं है। उसके बाद जिसके कारण पानी बारिश नहीं होगी तो फ्रीक्वेंट ड्राफ्ट होगा, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे, पुअर। उसके बाद जो सेकेंड जो रीजन है पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है तो उसके लिए वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो भी डिमांडेड बढ़ जाएगी और अर्बनाइजेशन एक्सपेंड होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पॉपुलेशन ग्रोथ होने के बाद अर्बनाइजेशन शहरों में ही जाते हैं, क्योंकि गांव में वो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो इकोनॉमी बहुत सारे रीजन है जिसके कारण गांव में लोग नहीं रह पाते हैं। उसके बाद पुअर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाते हैं अर्बन अर्बन में, तो वहाँ पर जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुअर है। लीकेज ड्यूरिंग द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, एजिंग पाइपलाइंस, लो मेंटेनेंस, ये सब रीजंस है पुअर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की। वाटर पॉल्यूशन जो कि बहुत मेजर रीजंस है जिसके कारण हम लोग प्योर पानी फ्रेश वाटर नहीं अवेलेबल करा पाते हैं। इसके जो रीजन से कॉजेज है ये इंडस्ट्रियल वेस्टेज ज़्यादा से ज़्यादा नदियों में छोड़े जाते हैं, अनट्रीटेड सैवेजेज, एग्रीकल्चर जो केमिकल्स है वो भी ज़्यादातर नदी में नालों के माध्यम से पहुंचते हैं जिसके कारण पूरा वाटर पॉल्यूट हो जाता है, जो पानी पीने लायक नहीं रहता। एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, अनसस्टेनेबल पंपिंग, फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बिना लिमिट के ग्राउंड वाटर निकालना, बिना सस्टेनेबल प्लानिंग के पंपिंग करना, जिसके कारण ग्राउंड लेवल्स नीचे से और नीचे से नीचे जा रहे हैं। ग्राउंड लेवल में भी पानी जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें भी जो केमिकल्स पाए गए हैं जो पीने लायक नहीं है। अब बात करते हैं एग्जिस्टिंग गवर्नेंस इनिशिएटिव्स। कुछ गवर्नमेंट अपना इनिशिएटिव्स
चलाए हैं, जैसे कि जल जीवन मिशन, जो कि क्या करता है, टैप वाटर प्रोवाइड करता है रूरल हाउस होल्ड में, ठीक है। इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि जिनका मेन उद्देश्य है कि वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रिंकिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। उसके बाद दूसरा जो प्रोग्राम है, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, PMKSY। ये क्या करता है, इफिशियंट इरिगेशन को प्रमोट करता है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स को इंक्रीज करता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फसल के लिए बहुत ही कम पानी की आवश्यकता हो। उसके बाद जो अचीवमेंट है इन दोनों प्रोग्रामों का, जो अचीवमेंट है हम रूरल में देखने को मिला है। रूरल में वाटर सप्लाई बेटर हुई है और जो एक्सेलरेशन सिस्टम है वो एक्सपेंड हुआ है, ठीक है। इसमें अभी भी कुछ चैलेंजेस देखने को मिली है, जैसे कि पुअर मेंटेनेंस, लिमिटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, हाई वाटर लॉस, लो रिकवरी ऑफ द ऑपरेशनल कॉस्ट। ये सब अभी भी चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट के सामने, जिसको टैकल करना बाकी है, टू बी टैकल। सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर वाटर सिक्योरिटी। अब बात करते हैं, अब इस जो वाटर का जो स्कार्सिटी है, उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ सॉल्यूशन तो होना ही है। तो सबसे पहला है क्लाइमेट प्रूफिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट है, इसको कंडक्ट करवाना, जिसके कारण फ्लड और ड्राफ्ट प्रोन एरिया को आइडेंटिफाई किया जा सके। अगर आइडेंटिफाई किया जा सके और आइडेंटिफाई करने के बाद उसके लिए प्लानिंग और डिजास्टर लॉसेस में रिडक्शन और इफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इंश्योर करना, ये सब मुमकिन हो सके। एग्जाम्पल के लिए लिया जैसे जो थाने और नवसारी में है, फ्लड प्रोन एरिया कोस्टल एरिया है, जो कि बहुत ही लो लाइंग रीजन है, ज़्यादातर फ्लड वहाँ अधिकतर आती रहती है। अहमदाबाद की बात करें तो इसमें जो हॉस्पिटल, स्कूल और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को इसको प्रमोट करना, इसके थ्रू प्रमोट किए जाएंगे। फंडिंग एग्जाम्पल, विशाखापट्टनम रिसीव 1501 crores अंडर द अर्बन चैलेंज फंड फॉर वाटर सप्लाई। 1501 करोड़ विशाखापट्टनम को दिया गया अंडर अंडर वाटर चैलेंज फंड फॉर वाटर सप्लाई और ड्रेनेज इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा सॉल्यूशन की, जो वाटर रीयूज और सर्कुलर वाटर इकोनॉमी। मतलब रियूज करना, वेस्ट वाटर को रियूज करना इंस्टेड ऑफ डिस्चार्जिंग इट। ऐसे ही बर्बाद करने से जो वेस्ट वाटर है उसको भी इफिशियंट तरीके से यूज करना, जैसे कि जो ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है उसको कार वॉशिंग में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लैंडस्केपिंग में, कंस्ट्रक्शन वर्क में जो इस वाटर का रीयूज किया जा सकता है। और जो इंडस्ट्री, डेटा सेंटर जितने भी हैं, डेटा सेंटर जो कि ज़्यादातर एआई पे निर्भर है, एआई पे निर्भर जितने भी डेटा सेंटर है उसके लिए एआई की कूलिंग के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, उसमें ये वेस्ट वाटर का यूज किया जा सकता है, ठीक है। जो थाने है, थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसका जो एम है क्या है, टू रिड्यूस फ्रेश वाटर डिमांड बाय 53 मिलियन लीटर पर डे में 53 मिलियन लीटर का कंजप्शन डिमांड, फ्रेश वाटर का डिमांड कम करना ही इसका एम है, ठीक है, थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें 2047 तक, तो 3 लाख करोड़ मार्केट अपॉर्चुनिटी इम्पैक्ट होंगे और 1 लाख न्यू जॉब्स भी। अब बात करते हैं तीसरा सॉल्यूशन की, जो इफिशिएंट इरिगेशन। इरिगेशन जो है ड्रिप एंड स्प्रिंकल्स इरिगेशंस को एक्सपेंड करना, जिससे वाटर यूज इफिशिएंसी हो सके। जो ड्रिप और श्रिंकलर जो इरिगेशन है, वो छिड़काव और ड्रिप इरिगेशंस का यूज करना, टेक्नोलॉजी का यूज करना, जिससे वाटर सेव हो सके, क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, इवेपोरेशन लॉसेस
इवेपोरेशन का जो लॉसेस है रिड्यूस्ड हो, और फर्टिलाइजर का जो ऑप्टिमाइज यूज है उसका भी इम्प्रूव किया जा सके। करेंटली अगर देखे जाए तो केवल 20% इंडिया का जो 72 मिलियन हेक्टेयर है उसका 20% ही इरिगेशंस, माइक्रो इरिगेशंस के द्वारा इरिगेट किया जाता है। ठीक है, अब फार्मर्स को सपोर्ट करना इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जितने भी है जिनके पास मिनिमम लैंड एलिजिबिलिटी है उसको रिड्यूस कर दिया जाए, 1 हेक्टेयर से 0.4 हेक्टेयर कर दिया जाए तो उनको सब्सिडीज ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को मिल सकती है। इंकरेज कल्टिवेशंस ऑफ लो वाटर हाई वैल्यू क्रॉप्स, और जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है, जो इकोनॉमिक क्रॉप्स है, लो वाटर जिसमें वाटर की रिक्वायरमेंट, कल्टीवेशन के लिए वाटर की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर और ऑयल सीड्स, इन सभी में वाटर की आवश्यकता कम पड़ती है। इनकी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना, इनक्रेज करना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्ट्रेंथन करना, जिससे जो फार्मर है वो जल्दी से फास्ट तरीके से अपना सेटलमेंट क्लेम कर सकते हैं, बेटर क्लाइमेट रिस्क कवरेज हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटर डेटा, वाटर डेटा स्मार्ट टेक्नोलॉजी की। सबसे इम्पोर्टेंट अब डिजिटल वर्ल्ड में ये हो जाए डेटा। डेटा सभी के लिए डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसके बेस पे हम लोग ये डिसाइड कर पाते हैं, प्लान कर पाते हैं और उसके अनुसार इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, जैसे कि वाटर विथड्रॉल, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज, वाटर कंजप्शन, इन सभी के डेटा अगर मिल रहते हैं तो ये पता करना किस मंथ में कितना वाटर की कमी होगी, उस हिसाब से प्लान बनाना। ठीक है, रिवर बेसिन में को इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का यूज करके पाइपलाइंस लीकेज को डिटेक्ट करना। उसके बाद मॉनिटर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और रिड्यूस वाटर लॉसेस, एआई की हेल्प से ये सब वाटर पाइप लीकेज, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का मॉनिटर और वाटर लॉसेस को आइडेंटिफाई डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसको इम्प्रूव करना, और स्मार्ट वाटर मीटर्स इंस्टॉल करना, जैसे कि दिल्ली और भुवनेश्वर में देखा गया है लगभग किस तरह स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर के अनुसार ही स्मार्ट वाटर मीटर की आवश्यकता देखने को मिल रही है, जिससे हमारा जो वाटर का यूज है एफिशिएंट तरीके से किफायती हो सके। अब बात करते हैं वाटर सिक्योरिटी का इम्पोर्टेंस क्या है। वाटर का इम्पोर्टेंस दैट इज कॉल्ड द वाटर सिक्योरिटी का इम्पोर्टेंस। वाटर का यूज क्यों करते हैं? ड्रिंकिंग वाटर के लिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और पब्लिक हेल्थ को इंश्योर करने के लिए। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सभी के लिए को इंश्योर करेगा अगर वाटर सिक्योर रहेगा इंडिया में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।